नमस्कार। हिंदी व्याकरण प्रेमियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सम उपसर्ग से बने हुए शब्दों के बारे में बताऊंगी। अभी ये आप सोच सकते हैं कि मैंने इसी को क्यों चुना। तो बात ये हुई कि एक बार मुझसे प्रश्न किया गया कि जो है ये कई प्रश्नों के बाद लास्ट प्रश्न ये था कि ये संन्यास शब्द जो है ये कैसे लिखा जाता है, ऐसा प्रश्न हुआ। तो जैसे आप लोग करते हैं वैसे मैंने भी अपने एकदम कॉन्फिडेंस से और पहले जैसे लिखते थे उसी को सोच के मैंने यही बता दिया कि ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन फिर मेरे मन में उस समय तो मैंने बता दिया, बात तो हो गई, लेकिन उसी टाइम मेरे दिमाग में ये प्रश्न हुआ कि संन्यास तो मैंने ये बता दिया, लेकिन अगर हम अपनी हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक का तात्पर्य है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। अब इसमें संन्यास में हम ना तो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो अंक इधर लगा हुआ है इसका कहीं उच्चारण नहीं हो रहा है। मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया, मुझसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर हमने सोचा होगा, ऐसे यूं ही बात चली गई। अभी अध्ययन अध्यापन के दौरान मुझे इसका उत्तर मिला, तो मेरे मन में आया कि हम आपको भी बताएं कि संन्यास तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें मेरा उत्तर गलत नहीं है, लेकिन इसका क्या मामला है यही मेरे समझ में जब आया तो मैंने सोचा कि हम आपको भी बताएं। तो होता ये है कि ये देखिए सम उपसर्ग है, ठीक है। सम उपसर्ग ऐसे होता है, उपसर्ग प्रायः जो लास्ट में रहता है उसमें हलंत रहता है, और हलंत का तात्पर्य ये होता है कि ये जो माँ है ये आधा है, ठीक है ना। अब ये हलंत कहीं जो वैसे कभी अगर मैंने बताया हो या मैंने अपने क्लास में बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ये जो ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें लाइन होती है उसका रूल होता है, नियम होता है कि उसको आधा बनाने के लिए ऐसे लिखा जाता है। उसके जैसे देखिए ना है, इसको आधा लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे आधा आधा ही लिखा जाता है। लेकिन अगर वो ये व्यंजन जो है लास्ट में आ रहा है तो फिर क्या किया जाएगा, तभी ऐसे बाद में कहीं ऐसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। तो जब ये लास्ट में आ जाता है तो इसको ऐसे लाइन खींच दी जाती, इसमें हलंत लगा दिया जाता, क्योंकि ऐसा लिखने का कोई विधान नहीं है आधा, ठीक है। बीच में तो आधा ही लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आपको हलंत लगाना है। तो ये सम उपसर्ग है। उपसर्ग समझते ना, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगकर जो उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ऐसे आप सामान्य रूप से परिभाषा जाने होंगी। तो आइए फिर क्या होता है, फिर अब ऐसे सम उपसर्ग लग जाएगा, ठीक है ना। सम और प्लस हो जाएगा न्यास, न्यास समझ रहे हैं, न्यास ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो माँ है ये नियम है, अभी हम आगे परिभाषा लिखे हुए हैं, दिखा देंगे आपको। तो ये माँ का जो है, जो लास्ट में ये सम उपसर्ग का आखिरी माँ होता है वो अनुस्वार में बदल जाता। अनुस्वार ऐसा जानते हैं ना, अनुस्वार इसको कहते हैं। अनुस्वार में कब बदल जाएगा, जब दोनों का मेल किया जाता है। और उपसर्ग और शब्द ये जो होते हैं दोनों, ये अलग अलग कभी बोले ही नहीं जाते हैं, इनकी संधि करना अनिवार्य हो जाता है। तो सम धन न्यास ऐसा कोई बोल नहीं सकता है, जबकि है यही, समझ में आया, है यही, लेकिन आप ऐसे अलग अलग बोल नहीं सकते हैं। तो इसको जब हम मैच करते हैं, मतलब मिलाते हैं बराबर, जिसको कहते हैं संधि किया जाता है, तो संधि तो नहीं हो रही है, उपसर्ग और शब्द का मेल हो रहा है, क्योंकि संधि अपने आप में अलग चीज़ है। तो हो जाता है ऐसे संन्यास। अब समझ में आया, अब मेरे समझ में आया और आपके भी समझ में आना चाहिए। तो वास्तव में यह है समन्यास, समन्यास, समझ रहे ना उच्चारण, समन्यास, अधम माँ भी यहाँ उच्चरित होना चाहिए। अभी ऐसे देखो लिखा नहीं जाता है, तो शुद्ध शुद्ध अगर पूछा जाए तो ऐसे इसका ये रूप हो गया। वास्तव में इसका उच्चारण ऐसे है, यह
हाँ, समन्यास ऐसे है, आधा माँ भी है आधा ना भी है। लेकिन ये मुख सुख जिसे कहते हैं ना, तो ये बोला नहीं जाता है आधा माँ, लेकिन रहता है। अब इस आधे माँ को, क्योंकि मैंने बताया ना उपसर्ग है ये, तो इसका नियम है कि आधा माँ जो है ये ऐसे लगेगा नहीं, इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी मैं इसको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो है आधा ना और ये अनुस्वार का माँ कैसे लिखा गया है। और उस टाइम पे मैंने विश्वास से तो कह दिया, ऐसे होता है ना कभी कभी आत्मविश्वास भी सत्य में बदल जाता है, तो वो विश्वास कर लिया गया। लेकिन मैं उस समय वास्तव में समझाने में सक्षम नहीं थी अभी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ना समझा पाएँ। इसीलिए मैं, अच्छा, जब मैं पहले देखती थी कृष्णा में, तो कृष्ण भगवान जब भी ऐसे बोलते थे, देखो ऐसे बोलते थे संवाद, तो मुझे लगता था कि ये उच्चारण कैसा चल रहा है। लेकिन वास्तव में ये देखिए सम धन वाद यही शब्द है, समझ में आए? ये दा है इधर जी, समझ लीजिएगा, थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है। संवाद ऐसे हो गया और अलग अलग है, तो अब इसको मैच किया जाएगा, मैच किया जाएगा तो ऐसे किया जाएगा। तो आपका यहाँ लिखते हैं, देखिए सम धन वाद। अब ये सम उपसर्ग है, ये वाद मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है ना, वाद का मतलब होता है बातचीत करना, तो सम उपसर्ग है। अब सम उपसर्ग नियमता माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाता है संवाद। संवाद का मतलब होता है जैसे दो लोग आपस में बैठ के बात करें, तो सम मतलब बराबर है, बराबर से बात करें, नहीं कि एक ज़्यादा बोल रहा है एक कम बोल रहा, आपस में बातचीत करना, कन्वर्सेशन इंग्लिश में कहते हैं ना, तो वही चीज़ है संवाद। संवाद संवाद ये शब्द है। देखिए यहाँ देखो अनुस्वार का कभी माँ नहीं बोला जाता, लेकिन देखने में अनुस्वार है ना, लेकिन ये अनुस्वार है नहीं, ये माँ का अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे संवाद शब्द ये बना हुआ है। अब दूसरा देखिए अब होता क्या है ना, कभी कभी ये देखिए संशय, संशय शब्द है संशय। अब संशय में भी सम है, लेकिन यहाँ जो है कभी कभी ना के रूप में बोल दिया जाता है, रहता माँ है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए ये है उसको, ये है, देखिए यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, किसी शब्द के प्रारंभ में यदि सम उपसर्ग हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जो भी मैंने उदाहरण के रूप में आपको समझाया कि माँ के स्थान पे अनुस्वार लिख दिया जाता है, कहने का मतलब है, ये रूल है। देखो संन्यास, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ ऊपर अंक बिंदु नहीं लग पाई है, लेकिन वो संन्यास वही है जो मैंने बताया था आपको, गलती से नहीं लगा हुआ, लगा देते, क्या करना है, यहाँ पे है, ठीक है ना, सा के ऊपर अंक बिंदु है, सम धन्यास संन्यास। इसी प्रकार से देखिए सम धन सार, ठीक है ना, ये वाला लाइन देखिए सम धन सार, तो संसार। अब मैंने बोला ना कि ये माँ को ना के रूप में बोल दिया जाता है, लेकिन वो रहता माँ ही है, क्योंकि अनुस्वार के रूप में ना संसार, आप संसार भी बोल सकते हैं क्योंकि सम उपसर्ग है, लेकिन संसार प्रायः बोला जाता है। इसी प्रकार से सम धन रचना, सम मतलब अच्छी तरीके से, ठीक है, और रचना मतलब बनाना, तो हो जाता सम धन रचना, तो शब्द बन गया है संरचना, ऐसा बोला जाता है। लेकिन है ये माँ यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि अंक बिंदु है तो नहीं है, ये माँ है, अनुस्वार के रूप में वो परिवर्तित हो गया है। क्यों? क्योंकि सम धन रचना ऐसे हुआ है, जैसा मैंने आगे रचना समझ लीजिए, इस तरीके से वो बना हुआ है, हुआ है, इसीलिए वो संरचना शब्द। इसी तरीके संवाद मैंने आपको समझाया ही कि किस तरीके से बना हुआ है। इसी तरीके से देखिए सम धन रक्षण हो गया, संरक्षण मतलब अच्छी तरीके से, सम का विशेष रूप से अर्थ होता है अच्छे तरीके से। अब सम धन न्यास, न्यास मतलब त्यागना, सम मतलब अच्छे तरीके से,
जो अच्छे तरीके से मतलब विधिवत हर तरीके से डीपली जो त्याग देते हैं उसे संन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसी तरीके लगभग वही अर्थ रखता है। इसलिए समधन रक्षण मतलब अच्छे तरीके से रक्षा करने वाला संरक्षण हो जाता है। समधनवत संवत, ठीक है। इसे संस्मरण, सम मतलब अच्छे तरीके, स्मरण मतलब याददाश्त, संस्मरण हो, संस्मरण जानते हैं क्या होता है? संस्मरण रचनाएं होती हैं, जैसे भक्ति की बहुत महादेवी वर्मा की कई रचनाएं हैं, भक्ति उनकी रचना है। महादेवी वर्मा की कई रचनाएं जो संस्मरण है। संस्मरण मतलब याद करके हम अपनी लाइफ से, अपने जीवन में जो घटना घटी रहती है उसको याद करके जब कहानी के रूप में हम लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। तो इसलिए कहा गया सम मतलब अच्छी तरीके से, स्मरण मतलब याद करना। तो और माँ का अनुस्वार बदल गया है, इसीलिए संशोधन, जो शोध किया जा रहा, सम मतलब अच्छी तरीके से, तो माँ का अनुस्वार बन रहा संशोधन होता है। ठीक है, आप ना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है वो माँ। ठीक है, यही बात समझने योग्य है। जैसे मतलब अगर कोई जानना चाहता है कि वास्तव में वो क्या है तो आप ऐसा करके उन्हें बताएं। ठीक है ना। अगला देखिए, ये देखिए हम इतने सारे उदाहरण आपके लिए लाए हैं और ये सब यहाँ पे है। और ये देखिए संस्कृत संस्थान, यहाँ भी जो है 2 उदाहरण कंप्लीट नहीं किए हैं, जो आप कंप्लीट करिएगा। आपको आपके लिए काम लेकर आए हैं कि आप इस किस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर जैसे आपको ये पता होना चाहिए कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसको पूरा करने के लिए ये उसमें हर हालत में ये क्या लिखा हुआ है, संशय, अच्छा सन्यासी, समधन्यासी, सन्यासी। ठीक है, समधन धी संधि है, सम धनांत सं, इस तरीके से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। जैसे देखिए हम एक शब्द इसमें से लेना चाहें, संलाप एक शब्द हम लेते हैं, ठीक है, या संहार 2 शब्द ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। बाकी ये देख लीजिएगा, आप तो इसको आराम से देख सकते कैसे अलग किया गया। अब देखिए जैसे जैसे है नहीं होगा, नहीं होगा, जैसे सा है। ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि ये सा है, ये व्यंजन है। तो व्यंजन की परिभाषा ये बोली गई है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाए। तो स्वर क्या है? स्वर मतलब छोटा आ, देखो सा आ है। अब हम आ इसमें से निकाल रहे हैं तो हलंत लगाना है। तो क्या लिखना है? जैसे हम लिखने जा रहे हैं संहार, संहार, संहार। ठीक है, सम मतलब अच्छी तरीके से, हार मतलब हराना, तो सम। अब इसका तो इसमें अगर पूरा विच्छेद करना है तो ऐसे आ करना पड़ेगा, क्योंकि हम आ निकाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि वो क्या है, सम प्लस हार। अब हा में हलंत लगाइए क्योंकि व्यंजन है और इसमें बड़ा की मात्रा है, और प्लस रा, हलंत लगाइए आ की मात्रा। ये सब जानते क्या हो रहा है? ये सब ये हो रहा है, ये आपको पूर्व में पता होगा कि कोई भी व्यंजन अधूरा होता है आ से पूरा होता है। विशेष रूप से जो छोटा आ है ना, व्यंजन को पूरा करने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। तो सा में आ लगाया तब ये पूरा कंप्लीट सा हो गया। और माँ है, अनुस्वार है, जो अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। हा है, हा में हा का हमने स्वर निकाल दिया, बड़ा आ इधर लिख दिया, हा और रा इसी तरीके से इसमें प्लस आ कर दिया, संहार हो गया। ठीक है ना। संहार जैसे कहते नहीं, संहार कर दिया गया, संहार। तो क्या होता है, बच्चे लोग उसको घार घार लिख लेते हैं, जबकि संहार है मतलब अच्छी तरीके से हराना, हार है, हार शब्द है। और संहार, सम मतलब अच्छे तरीके से, हार मतलब हराना, संहार शब्द है। और जानते हैं क्या होता है, ऐसे बच्चे लिख देते हैं, ऐसे संहार लिख देते, घार लिख देते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं ये शब्द कैसे बना है, जबकि लिखना है संहार। ऐसे ऐसे लिखना है संहार। ठीक है, ये गलत है। संहार जो लिखा जाता है, घार नहीं, संहार। हार मतलब हराना, सम मतलब अच्छी तरीके से। तो सम मतलब सम उपसर्ग है ये इधर। ठीक है, सम उपसर्ग है जो जुड़ना है हार में, संहार शब्द बन गया।
तो इस तरीके से हमने आपको ये सारे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आप अन्य स्थानों पर भी पा सकते हैं। आपके लिए 2 शब्द दिए गए हैं, संस्कृत और संस्थान, जो सम उपसर्ग लगा हुआ है इन सब में और उससे बना हुआ है। ठीक है, तो उसको आप अपने हिसाब से करिएगा। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ अवश्य लाभ हुआ होगा और आप कभी भी कहीं भी ऐसा ना हो कि आपको गैर जानकारी की अनुभूति हो। यही मेरा उद्देश्य है। बाकी सब अगले क्लास में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए व्याकरण की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।